हेलो स्टूडेंट, मैं अनु एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरी वीडियो में। आज के लेक्चर में हम सप्लाई ऑफ मनी करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मनी किया था। तो अगर हम बात करें सप्लाई ऑफ मनी की, तो सप्लाई कौन करता है वो भी बताएंगे। पर सप्लाई ऑफ मनी हमारा क्या है, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। और ये क्यों है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर पब्लिक के पास जो स्टॉक यानी मनी का रखा होता है, तो इसीलिए ये जो रखी हुई है, जो स्थिर है, उसी को हम स्टॉक बोलते हैं। और जो लगातार ड्यूरिंग द पॉइंट ऑफ टाइम चलता रहेगा, उसी को हम फ्लो बोलते हैं। मैंने अपने सेकंड लेक्चर के यानी सेकंड चैप्टर के लेक्चर के अंदर ये स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट वाला किया कराया हुआ है अच्छे से। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो वहाँ से जाके इसको अच्छे से देख सकता है। तो अगर हम बात करें सप्लाई ऑफ मनी की, तो ये इट रेफर टू द स्टॉक टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक या पीपल ऑफ द कंट्री एट द पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, यानी स्टॉक बोलते हैं, या सप्लाई ऑफ मनी बोलते हैं, या मनी सप्लाई बोलते हैं। तो अगर हम बात करें सप्लाई ऑफ मनी, ये क्या करता है, जो पैसा मार्केट में है उसे कंट्रोल करना। तो वो कंट्रोल कौन करेगा, उसको मेज़र करने के भी अलग अलग तरीके भी हैं। और उसको मेज़र कौन करता है, आरबीआई भी, और कॉमर्शियल बैंक भी, और हमारा गवर्नमेंट भी, तीनों करते हैं। तो उसको कैसे करते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमारा 1947 से स्टार्ट हुआ था। पहले सिर्फ ये नैरो मनी कॉन्सेप्ट था, जो ओनली M1 को यूज़ करके चलता था। बट फ्रॉम अप्रैल 1968 से RBI also started publishing another measures of money supply which is called aggregate monetary resources, जिसको हम ब्रॉड मनी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। तो ये 1968 के बाद RBI ने एग्रीगेट मनी मॉनेटरी रिसोर्स भी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें क्या है, M1 तो आता ही आता है, साथ में क्या है, टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक में टाइम डिपॉजिट होती है, किसकी, पब्लिक की, बैंक के अंदर। तो इसीलिए इसको हम ब्रॉड मनी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। तो बट सिंस अप्रैल 1977 के बाद RBI ने क्या कर दिया, 4 मेजरमेंट लेके आ गई मनी सप्लाई के, जिसमें M1, M2, M3, M4 चारों आ गए। तो जो है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ M1 ही रीड करना है, हमारे सिलेबस में M1 ही है। बट आपके इस जो VK पब्लिकेशन की बुक है, उसके अंदर लास्ट में एबिलिटी जून के अंदर M2, M3 और M4 चारों कॉन्सेप्ट दे रखे हैं। तो हम आइए उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले मनी सप्लाई का मीनिंग हो गया क्लियर। अब हम आते हैं इसकी कुछ फीचर। अगर हम बात करें मनी सप्लाई की फ़ीचर की, तो इसमें ओनली क्या रहेगा, ओनली वही मनी इंक्लूड होगी जो मनी हेल्ड बाय द पब्लिक ओनली, जो सिर्फ पब्लिक के पास है। दूसरा, ये हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट है, किस इट इज़ अ कंसर्न विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, ना कि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड की बात करेगा। अगर ड्यूरिंग हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, हमारा फ्लो बन जाएगा। आइए इसके मेजर्स पढ़ते हैं। मेज़र की बात करें तो हमारे पास ये चारों मेज़र है, 4 अल्टरनेटिव्स हैं मनी सप्लाई को मेज़र करने के। बट हमारे सिलेबस में ओनली M1 को ही हमने रीड करना है। M3 और M2, M3, 4 ये हमारे सारे एबिलिटी जून के अंदर है, उसको भी हम रीड करेंगे ओनली रीडिंग पर्पज़ पे। बट और कई बार एग्ज़ाम में फॉर्मूला पूछ लेते हैं कि M1 और M2 कौन सा क्या होता है, हमें पता होना चाहिए। आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग इसको आपको पता होना चाहिए कि टोटल मेज़र तो हमारे पास 4 अल्टरनेटिव है, बट हमें यहाँ पर ओनली M1 पढ़ना है। तो अगर हम बात करें M1 की, तो M1 के अंदर ये हमारा फर्स्ट और बेसिक मेज़र है, किसका, मनी सप्लाई का। और इसको हम ट्रांजैक्शन मनी भी बोलते हैं। और इट कैन बी डायरेक्टली यूज़ किया जाता है, किसके लिए, मेकिंग ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो इसमें 3 चीज़ आएगी, कौन कौन सी, सी DD और OD। और सी क्या होता है, सी हमारा करेंसी और कॉइन है, किसके पास, पब्लिक के पास। और DD बोले तो यानी ये डिमांड डिपॉजिट है, किसकी, कॉमर्शियल बैंक की। और OD बोले तो ये अदर डिपॉजिट है, किसकी, विद RBI के पास। तो ये थे हमारे इन 3। अगर एक बात और, ये DD क्या होता है, अब DD की बात बताऊं तो 2 टर्म्स होती है, एक DD होता है, एक हमारा टर्म डिपॉजिट होता है। आइए इसको भी बताती हूँ ये क्या होता है। ये जो टर्म डिपॉजिट है, इसको हम टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट
मतलब कि फिक्स डिपॉजिट होती है एक तरह से। इसके अंदर हम ना ही विड्रॉ कर सकते हैं, ना ही इसके अंदर हम जो अब हमारी ज़रूरत हो तो हम इसको निकालना और डालना, ऐसा नहीं है। एक टाइम पीरियड के अंदर ही इसके अंदर अमाउंट डिपॉजिट किया जाएगा, एक टाइम पीरियड के दौरान ही। लाइक जैसे कि फिक्स डिपॉजिट में हम अपना कुछ अमाउंट डिपॉजिट करा देते हैं और कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए उसको वहीं छोड़ देते हैं। जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा मैच्योरिटी पर, हम उसको वो पैसा हमें मिल जाएगा, बट उससे पहले ये पैसा ना ही मिलेगा। अगर हम इसको टाइम डिपॉजिट को अगर पहले ड्यू मैच्योरिटी से पहले अगर निकलवाएं भी तो कुछ पैसा कट के ही हमें पैसा मिलेगा, पूरा पैसा नहीं मिलेगा। और डिमांड डिपॉजिट की बात करें तो उसका जब हमें ज़रूरत हो तभी हम उसको निकलवा भी सकते हैं और डलवा भी सकते हैं। तो ये टर्म डिपॉजिट से डिमांड डिपॉजिट से बिल्कुल डिफर है। आइए इनके बीच में डिफरेंस पढ़ते हैं। फर्स्ट डिफरेंस क्या कह रहा है, अगर टर्म डिपॉजिट ऑलवेज अ स्पेसिफिक पीरियड के लिए होगा, लाइक फिक्स डिपॉजिट होगी, इसके अंदर एफडी और आरडी आएगा, रिकरिंग डिपॉजिट दोनों आ जाती है, फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर या 2 ईयर के लिए, कुछ भी हो सकता है वो। और जबकि हम डिमांड डिपॉजिट की बात करें वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए नहीं होता। और सेकंड पॉइंट क्या है, डिपॉजिटर कैन नॉट बी विड्रॉ, इसमें हम विड्रॉ नहीं कर सकते किसके अंदर, हमारा टर्म डिपॉजिट में, टाइम डिपॉजिट में, एंड व्हेन वी नीड, जब हमें ज़रूरत होगी। जबकि हम डिमांड डिपॉजिट में हम मनी इन द डिमांड डिपॉजिट कैन बी विड्रॉ कर सकता है व्हेन वी नीड इट, जब हमें ज़रूरत होगी। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, जो टर्म डिपॉजिट है वो हमारा नॉट अ चेकेबल डिपॉजिट नहीं है, और जबकि हमारा जो डिमांड डिपॉजिट है वो क्या है, हमारा चेकेबल डिपॉजिट है। और उसके अंदर बेसिकली 2 अकाउंट आते हैं, एक सेविंग अकाउंट आता है, दूसरा हमारा करंट अकाउंट आता है। टर्म डिपॉजिट में भी 2 ही अकाउंट आएंगे, एक फिक्स अकाउंट आएगा, एक हमारा रिकरिंग अकाउंट आएगा। तो दोनों में क्या है कि एक फिक्स अमाउंट सबमिट किया जाता है, फिक्स में तो एक टाइम पर ही सारा अमाउंट दे दिया जाएगा, और रिकरिंग डिपॉजिट में हम क्या करेंगे, एक टाइम पीरियड के यानी 6 मंथ या 1 ईयर के अंदर कुछ ना कुछ पैसा फिक्स अमाउंट डलवाना पड़ेगा, अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करना पड़ेगा, बट आफ्टर मेच्योरिटी हमें वो सारा अमाउंट इकट्ठा मिलता है। ये था टर्म डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। तो ये हमारी बैंकिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हम बैंकिंग वाला चैप्टर करेंगे नेक्स्ट, तो उसमें हम पूरा डीप में दोबारा से एक बार और पढ़ेंगे इसको अच्छे से। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा जो मेजर ऑफ M1 का निकालने का है, तो उसमें ये 3 चीज़ें थी हमारी, करेंसी विद पब्लिक का, डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के पास भी, और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई के पास, ये सारी चीज़ें थी। आरबीआई की जो अदर डिपॉजिट है उसमें ये 3 डिपॉजिट थी। पहली डिपॉजिट आरबीआई की किसके पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, जो क्या था, नबार्ड। नबार्ड हमारा एग्रीकल्चर का अपेक्स बैंक बोला जाता है। और सेकंड हमारा डिपॉजिट किसकी थी आरबीआई के पास, वो किसके पास, फॉरेन सेंट्रल बैंक के पास या गवर्नमेंट के पास, फॉरेन की। और थर्ड हमारी कोई भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, जैसे कि आईएमएफ हो गया यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स या वर्ल्ड बैंक, इनके पास कोई भी हो तो उसको हम अदर डिपॉजिट में शामिल करते हैं। और सेकंड हमारा डीडी था जो पब्लिक का, किसके पास, कॉमर्शियल बैंक के पास। और फर्स्ट हमारे पब्लिक के पास ही करेंसी और नोट थे, वो हमारे किसमें, अगर हम सारे इन तीनों को प्लस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, हमारा M1 आ जाएगा। अगर एक बात और, हु सप्लायर मनी, यानी हमारे यहाँ पर मनी को सप्लाई करने का काम कौन करेगा। अगर हम बात करें मनी को सप्लाई करने की, बेसिकली यहाँ पर 3 है जो मनी को सप्लाई करने का काम करेगा। इसमें सप्लायर ऑफ मनी में 3 आते हैं। कौन कौन से आते हैं, एक तो हमारा सेंट्रल बैंक आता है जो कौन है, आरबीआई है। और एक हमारा आता है कॉमर्शियल बैंक, और एक आता है हमारा गवर्नमेंट। जो आरबीआई है इंडिया के अंदर, वो हमारा मेन और सबसे मेन प्रिंसिपल सप्लायर है किसका, मनी सप्लाई का। तो इसके अंदर आरबीआई क्या करती है, इशू करती है करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा मेन सप्लायर माना जाता है किसके अंदर, मनी का, क्योंकि सारी जो करेंसी को इशू करने का काम इसका है। बट कॉमर्शियल की बात करें, ये हमारा सेकंड सिग्निफिकेंट सोर्स है मनी सप्लाई का, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक की तरह हमारा इसके पास अथॉरिटी तो नहीं है कि वो इशू कर सके करेंसी को, बट ये क्या करता है, मनी को क्रिएट करने का काम करता है।
किसके वे से, डिमांड डिपॉजिट के थ्रू। तो ये मनी को क्रिएट करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, हमारा कॉमर्शियल बैंक करेगा। अगर कॉमर्शियल बैंक ना हो तो मनी को क्रिएट करना यानी लोगों से लेकर जिनको ज़रूरत है उनको देने में, एडवांस देने में तो बड़ी दिक्कत आती है। तो ये सब हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बैंकिंग वाले चैप्टर में। तो ये अभी छोटा सा, अभी ये समझो कि कॉमर्शियल बैंक सिर्फ हमारा मनी को कंट्रोल करने का काम नहीं करेगा, ये हमारा क्रिएट करने का काम करेगा। आरबीआई है वो हमारा क्या करता है, कंट्रोल करता है। वो हम सब पूरा डीप में बैंकिंग वाले चैप्टर में पूरा करने वाले हैं। और थर्ड जो मेन सोर्स है हमारा गवर्नमेंट है, वो क्या करता है, गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट थर्ड सोर्स हो गया मनी सप्लाई का। जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है हमारी इंडिया का, वो इशू करता है 1 रुपीज़ का नोट और साथ में कॉइन को इशू करने का काम भी किसका है, गवर्नमेंट का। जिसमें कौन करेगा, फाइनेंशियल हमारा मिनिस्टर करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बोलते हैं जिसको, वो इशू करता है। तो ये तीनों हमारे कौन हुए, ये हमारे मनी सप्लायर के मतलब कि कौन है जो मनी को सप्लाई करने का काम करता है। तो ये 3 थे। अब हम आते हैं M1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपको M2, M3, M4 के बारे में पता होना चाहिए कि वो है क्या। तो आइए उनको देखते हैं। जो हमारा M1 है वो हम रीड कर चुके हैं, बट जो M1 के साथ साथ M2 और M3, M4 हमारा ये 1977 के बाद आ गए थे। तो ये क्या था, ये 4 अल्टरनेटिव में अगर हम बात करें सेकंड अल्टरनेटिव की, जो है M2 को हम ब्रॉड कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा मनी सप्लाई के अंदर M1 से एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें M1 तो आया साथ में क्या आ जाएगा, डिपॉजिट है किसकी, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में। तो ये हमारा इसलिए ब्रॉड है क्योंकि इसमें M1 तो है ही है, वो 3 चीज़ जो है ही, साथ में डिपॉजिट भी आ जाएगी किसकी, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट की। तो इसलिए ये क्या है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। और इसके अंदर हमारे M1 के तो सारे कंपोनेंट्स आएंगे, साथ में सेविंग भी आ जाएगी। तो ये था हमारा M2 और इसको हम ब्रॉड कॉन्सेप्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा M3 मेजरमेंट, जिसमें क्या है, ये भी हमारा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। और क्यों है, क्योंकि कंपेयर टू M1 के, क्योंकि इसमें M1 के तो कंपोनेंट्स आएंगे, साथ में क्या आ जाएगा, हमारा टाइम डिपॉजिट आ जाएगा किसका, कॉमर्शियल बैंक का। जो हमारा M3 है वो वाइडली यूज़ किया जाता है मेज़र करने के लिए मनी सप्लाई को, और इसको हम एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स ऑफ सोसाइटी भी बोलते हैं। और जो M4 है वो क्या है, वो हमारा क्या है, उसके अंदर M3 तो आएगा, यानी M3 के तो सारे कंपोनेंट्स आएंगे, साथ में टोटल डिपॉजिट आएगी किसकी, पोस्ट ऑफिस की, बट किसको छोड़कर, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़कर, यानी NSC को छोड़कर बाकी सारी पोस्ट ऑफिस की टोटल डिपॉजिट इसमें शामिल हो जाएगी। तो ये हमारा कौन सा है, M4। ये चारों मेजर हो गए। M1 हमारा वो फर्स्ट किया था, M2 और M4, और ये हमारे 4। अगर हम बात करें चारों के अंदर, M1 और M2 हमारा जनरली नॉन एज अ नैरो मनी कॉन्सेप्ट कहलाएगा, जबकि M3 और M4 हमारा ब्रॉड सप्लाई कॉन्सेप्ट कहलाएगा। क्योंकि ये चारों मेजर जो मनी सप्लाई के रिप्रेजेंट करने डिफरेंट डिग्री ऑफ लिक्विडिटी। जो M1 है हमारा वो क्या है, बीइंग अ मोस्ट लिक्विड है, जबकि M4 हमारा क्या है, लिस्ट लिक्विड है। लिक्विड क्या होता है कि हम कितनी जल्दी अपने कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने स्टॉक को। तो ये M1 हमारा मोस्ट लिक्विड है, जबकि M4 हमारा लिस्ट लिक्विड है। तो ये हो गए हमारे चारों कॉन्सेप्ट। और आपको मैंने ये भी बता दिया कि कौन सा नैरो कॉन्सेप्ट है और कौन सा हमारा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। तो नैरो कॉन्सेप्ट सिर्फ क्योंकि सिंगल M1 लिया गया है, और ब्रॉड कॉन्सेप्ट उन्हीं को माना गया है जिसमें हमारा पहले वाले तो आएंगे, साथ में कुछ नई चीज़ भी ऐड हो गई थी। तो ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।